हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके साथ नए प्रकरण के साथ जुड़ेंगे और वो नया प्रकरण है अपना औद्योगिक क्रांति पार्ट 2। औद्योगिक क्रांति पार्ट 1 में आपने देखा था कि औद्योगिक क्रांति कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। अब औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप किन क्षेत्रों में प्रगति हुई और कैसे प्रगति हुई उसको हम पढ़ेंगे। आज हमने 2 क्षेत्र लिए हैं, लौह इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में और सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के बाद क्या परिवर्तन आया, कैसे लौह इस्पात उद्योग में क्रांति आई या सूती वस्त्र उद्योग में किन किन मशीनों का आविष्कार हुआ, कैसे सूती वस्त्र मिलों की स्थापना हुई, और इसको हम डिटेल से आज आपके साथ चर्चा करेंगे। चलते हैं हम सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात जो लौह अयस्क है, लौह अयस्क है हेमेटाइट। इससे जुड़ा हुआ है। तो ब्रिटेन में एक बहुत प्लस पॉइंट था कि वहाँ लौह इस्पात और कोयला दोनों साथ मिलता था, दोनों एक ही द्रोणी क्षेत्र में स्थित थे। लोहे की खानें और कोयले की खानें पास पास थी, तो दोनों की उपलब्धता थी। लोहा भी था और लोहे को पिघलाने के लिए कोयला। इसके अतिरिक्त वहाँ और भी कुछ खनिज थे, जैसे सीसा था, रांगा या जिसको टिन कहते हैं, ये दूसरे अन्य खनिज भी प्राप्त होते थे। लौह अयस्क से लोहे को पिघलाने के लिए उसको क्या करते थे पहले कि चारकोल का इस्तेमाल होता था। पहले जो प्रक्रिया थी उसमें चारकोल का इस्तेमाल होता था, और चारकोल ये लकड़ी का कोयला है, लकड़ी से तैयार करते थे। इसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटना पड़ता था और उन पेड़ों को काट करके उस लकड़ी से कोयला बनाया जाता था। तो इसमें दिक्कत ये आती थी कि एक तो बड़े पैमाने पर पेड़ कटते थे, कोयला कम मिलता था और कोयला बहुत भुरभुरा होता था, उसको ज़्यादा दूर तक कैरी नहीं किया जा सकता था, वो टूट फूट जाता था, और जब टूट जाता था तो उसमें जो तापमान होता था ज़्यादा नहीं हो सकता था। तो लकड़ी के कोयले में तापमान की कमी वैसे भी होती थी। तो चारकोल से लौह अयस्क को पिघलाना, उसकी अशुद्धियों को दूर करना इतना संभव नहीं था। दूसरा और कोई शक्ति का साधन नहीं था, तो इसलिए जो लोहे का प्रयोग होता था वो उसमें अशुद्धि रहती थी। ऐसे अशुद्ध लोहे को ढलुए लोहे के रूप में प्रयोग किया जाता था। मुख्य रूप से लोहे को चारकोल से जैसे तैसे पिघला करके उसको ढलुआ लोहे के रूप में प्रयोग करते थे। ओके, लेकिन बहुत शुद्ध उसको नहीं किया जा सकता था, ये कमी थी। अब धीरे धीरे जब लौह इस्पात के क्षेत्र में लोगों ने तरह तरह से प्रयोग करना चालू किया, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्राहम डर्बी। अब्राहम डर्बी ये श्राफशायर का रहने वाला था और पेशे से लोहार था, आयरन स्मिथ था। तो इसने लोहे को पिघलाने के लिए प्रयोग किया, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत एक आती थी कि लोहे को किस तरह से पिघलाया जाए, क्योंकि जो फर्नेस चाहिए थी, जो भट्ठी चाहिए थी, वो ऐसी होनी चाहिए कि लोहा तो पिघल जाए लेकिन उस भट्ठी में दिक्कत ना आए। तो अब्राहम डर्बी ने एक प्रयोग किया 1709 में, और इसने धमन भट्ठी, ब्लास्ट फर्नेस, धमन भट्ठी का प्रयोग किया। ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया, और ब्लास्ट फर्नेस की वजह से अब कोक का प्रयोग करके जो पत्थर कोयला था उसके द्वारा लोहे को पिघलाया जाने लगा। पत्थर का कोयला निकलता तो था पहले, लेकिन उससे कैसे
उच्च ताप प्राप्त किया जाए, लोहे को कैसे शुद्ध किया जाए, ये प्रक्रिया किसने इजाद की? अब्राहम डर्बी ने। इसने धवन भट्ठी का आविष्कार कर दिया और धवन भट्ठी में कोक का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसमें कि जो गंधक और दूसरे अपद्रव्य थे वो नहीं थे। तो इस तरह से उच्च तापमान प्राप्त करके लोहे को पिघलाना संभव हो गया। ये एक बड़ी खोज थी अब्राहम डर्बी की। अब्राहम डर्बी के परिवार में 3 पीढ़ी में अब्राहम डर्बी, उसके बाद सेकेंड डर्बी, उसके बाद थर्ड डर्बी, ये 3 बेटे और पोते, अब्राहम डर्बी पहला, उसके बाद डर्बी सेकेंड, उसके बाद डर्बी थर्ड, ये 3 लोग ऐसे थे जिनका कि लौह उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा योगदान था। तो अब्राहम डर्बी ने तो धवन भट्ठी का आविष्कार कर दिया। दूसरा जो डर्बी था, डर्बी सेकेंड, इसने जो ढलवा लोहा था, ढलवाई लोहे से पिटवा लोहा, ये बना दिया। अब्राहम डर्बी ने धवन भट्ठी का आविष्कार कर दिया। धवन भट्ठी के आविष्कार से जो ढलवा लोहा होता था वो अब ज़्यादा शुद्ध बनने लगा, क्योंकि पहले चारकोल में उतना ताप नहीं होता था, तो उस लोहे में ढलवा लोहा बनता तो था लेकिन उसमें अशुद्धि रह जाती थी। अब्राहम डर्बी ने जो ढलवा लोहे का आविष्कार किया उसको और आगे ले जाने का काम डर्बी सेकंड ने किया, उसके बेटे ने किया, और उसने उस ढलवा लोहे से पिटवा लोहा, मतलब पिग आयरन, पिग आयरन मीन्स ढलवा लोहा, उससे रॉट आयरन, ऐसा लोहा जो पीट करके जिसको शेप दिया जा सके, पिटवा लोहा। आप देखते हैं कुछ लोहे की पाइप आदि होती हैं वो ढलवा लोहे की होती हैं, और कुछ ऐसे उपकरण हैं जिनको कि भट्ठी में गर्म करके और उनके ऊपर दबाव लगा करके या पीट करके उनको शक्ल दी जा सकती है, उनको रूप दिया जा सकता है। तो सेकेंड डर्बी ने किया कि ढलवा लोहे से पिटवा लोहा, मतलब और ज़्यादा शुद्ध, जो पिटवा लोहा है वो ढलवा लोहे के अपेक्षाकृत ज़्यादा शुद्ध है। तो ये प्रयोग सेकेंड डर्बी ने किया। थर्ड डर्बी तो और आगे निकला। थर्ड डर्बी ने लोहे को ढाल करके औद्योगिक प्रयोग उसका करना चालू कर दिया, और इसने कोलब्रुकडेल स्थान है, वहां पर सेबर नदी थी, सेबर नदी के ऊपर उसने एक ब्रिज लोहे से बना दिया। मतलब लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा सके, बड़े गर्डर्स ढाले, और उन गर्डर्स की सहायता से उसने सेबर नदी पर एक बड़ा ब्रिज तैयार कर दिया। तो जो यात्रा डर्बी परिवार में चालू हुई थी धवन भट्ठी के आविष्कार से, थर्ड डर्बी तक आते आते लोहे का प्रयोग उसने इतने बड़े पैमाने पर कर दिया कि उसका प्रयोग ब्रिजों के रूप में किया जा सके। उसने इस तरह से सेबर नदी के ऊपर ब्रिज बना दिया। कब बनाया? 1779 में उसने ये ब्रिज तैयार कर दिया, और इस ब्रिज को पूरे नदी को घेरा गया था। पूरे नदी के ऊपर आर्च साइज में उसने एंगल्स का प्रयोग किया और उसके ऊपर उसने ब्रिज तैयार कर दिया। तो इस तरह से देखिए, जो यात्रा 1709 से चालू हुई थी 1709 से, वो 1779 तक आते आते 70 सालों के अंदर लोहे का इस्तेमाल औद्योगिक और बड़े पैमाने पर किया जाने लगा। इसके बीच में 1-2 लोग और थे जिन्होंने लौह उत्पादन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। ये तो 3 डर्बी, याद रखिएगा, डर्बी बंधुओं का योगदान पूछा जाता है। तो पहले डर्बी ने धवन भट्ठी, दूसरे डर्बी ने पिग आयरन से रॉट आयरन, थर्ड डर्बी ने ब्रिज के रूप में इस्तेमाल कर दिया। ये 3 इनका योगदान था। और दूसरे लोग कौन थे? एक थे हेनरी कोर्ट।
हेनरी कोर्ट ने पुडलिंग फर्नेस ये बनाई। दूसरा, उसने रोलिंग मिल्स, पुडलिंग फर्नेस एंड रोलिंग मिल्स हेनरी कोर्ट का योगदान था। इस व्यक्ति ने पुडलिंग फर्नेस बनाई जिसमें आलोडन भट्ठी उसको कहते हैं। पुडलिंग फर्नेस को हिंदी में कहते हैं आलोडन भट्ठी। पहले डर्बी ने धमन भट्ठी बनाई थी, हेनरी कोर्ट ने आलोडन भट्ठी बना दी जिसमें से लोहे की अशुद्धि को और दूर किया जा सके, लोहे को शुद्ध किया जा सके। रोलिंग मिल्स ऐसी थी कि ढले हुए लोहे को लंबी छड़ों के रूप में ज़्यादा लंबे आकार में लोहे को ढाला जा सकता था। जब लोहा शुद्ध हो गया आलोडन भट्टी की वजह से, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल था वो निकल गया, तो लोहे को लंबे आकार में ढालना संभव हो गया। लोहे के गर्डर, लोहे की सरिया, लोहे की पाइप्स, इस रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सके, उसको लंबा रूप दिया जा सके। तो रोलिंग मिल्स की वजह से लंबी लंबी छड़ें, घरों में मकानों में आप सरिया का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार की छड़ें जो हैं वो रोलिंग मिल्स में बनाई जाती है। तो ये आविष्कार हेनरी कोर्ट ने कर दिया। आगे चलकर एक व्यक्ति और था, जॉन विल्किंसन। जॉन विल्किंसन ने 1770 में इसने एक नया आविष्कार किया। लोहे को विभिन्न शेप में कैसे ढाला जाए। लोहे की कुर्सियां, लोहे की नली, बड़ी बड़ी टंकी, पाइप्स, लोहे के पाइप, लोहे की कुर्सियां, लोहे की नलियां, लोहे की टंकी, इस रूप में लोहे को इसने निर्माण करके रूप दे दिया। ये जॉन विल्किंसन का योगदान था 1770। और इसने जो पाइपें बनाई, उन पाइप्स का पहली बार इस्तेमाल हुआ पेरिस शहर को जो वाटर सप्लाई की पाइप थी, उस वाटर सप्लाई की पाइप में इस्तेमाल किया गया। 40 मील लंबी वाटर सप्लाई लाइन जॉन विल्किंसन के द्वारा जो बनाई गई पाइप्स थी, उससे बनाई गई। आप देखते हैं रोज जीवन के कार्य में बहुत से उपयोग में लोहे को हम लेते हैं। आज बिना लोहे के इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। जितना विकास है, अगर कहा जाए कि वो लोहे पर आधारित है तो गलत नहीं होगा। तो इस तरह की शुरुआत जॉन विल्किंसन के द्वारा कर दी गई। लोहे के पाइप्स, टंकी, नलियाँ, और इस रूप में लोहे का उपयोग होने लगा। लोहे को ज़्यादा से ज़्यादा जब उपयोग बढ़ा तो लोहे की मांग बढ़ी, ज़्यादा आवश्यकता बढ़ी, ज़्यादा मात्रा में लोहे को ढाला जाए, और लोहे को ढालने के लिए कोयला ज़रूरी था। ये इतनी अच्छी बात थी कि कोयला ब्रिटेन में उपलब्ध था। फिर भी लोहे को पिघला करके शुद्ध रूप में करने में, 1 टन लोहे को बनाने में उस समय 8 टन कोयला लगता था। 8 टन कोयले की खपत होती थी, तब 1 टन लोहा बनता था। और कोयले तथा लोहे दोनों के ढोने पर यातायात का खर्च भी हो रहा था। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसी तरकीब बनाई जाए जिससे कि कम कोयले की खपत में ज़्यादा लोहे को शुद्ध किया जा सके। और धीरे धीरे लोगों ने उस क्षेत्र में प्रयोग किया, और 1850 तक आते आते केवल 2 टन कोयले से 1 टन लोहा बनाया जाने लगा। 1 टन लोहे के लिए केवल 2 टन कोयले की आवश्यकता रह गई। कोयले की जो खपत थी वो कम हो गई, तो अब कम कोयले में ही अच्छा लोहा बनाया जाने लगा। ब्रिटेन में तेजी से
लौह इस्पात का प्रयोग बढ़ा और ब्रिटेन लौह उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी हो गया। तो इस तरह से लौह इस्पात के विकास की यात्रा थी। अब आइए हम देखते हैं कि सूती वस्त्र के क्षेत्र में किस प्रकार से उत्पादन चालू हुआ और कैसे कैसे सूती वस्त्र के क्षेत्र में कौन से आविष्कार हुए जिससे कि आज हम सूती मिलों के द्वारा वस्त्र बना रहे हैं। अब आइए हम देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन आया। सूती वस्त्र ब्रिटेन में शुरू में एक उद्योग के रूप में नहीं था। जब ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार करता था तो उस समय भारत से सूती वस्त्र कहाँ से जाता था? भारत से। तो 17वीं शताब्दी में सूती वस्त्र भारत से जाता था। धीरे धीरे ब्रिटेन भारत से सूती वस्त्र के साथ साथ कपास भी ले जाने लगा। पहले सूती वस्त्र ले जाता था, फिर कपास भी ले जाने लगा। और जो कपास ब्रिटेन ले जाता था उसको मैन पावर के द्वारा उससे सूत बनाया जाता था और उस सूत से वस्त्र बुने जाते थे। सारा काम दस्तकार करते थे, हस्तशिल्पी करते थे। ऐसे हस्तशिल्पी जो बुनकर लोग होते थे वो हस्तशिल्प के माध्यम से सूती उद्योग ब्रिटेन में भी पनपने लगा। लेकिन अच्छी किस्म का कपड़ा वो भारत से ही ले जाते थे। 18वीं शताब्दी तक भारत से ही ये सब सारा सामान जाता रहा। सूती वस्त्र के क्षेत्र में दिक्कत एक आती थी कि वो कपास जो था, कपास से उसके दानों को निकालना, बीजों को निकालना, फिर कपास से सूत बनाना, बने हुए सूत को ऐंठन लगा करके मजबूत करना और उसके बाद वस्त्र बुनना, ये सारा काम हाथ से ही होता था और इसमें समय बहुत लगता था। जो कताई करने वाले लोग थे, जो सूत काटते थे, कताई करने वाले लोग तकली से सूत को काटते थे और फिर कटे हुए सूत को फ्रेम पर उसको कसा जाता था, उसमें ऐंठन लगाई जाती थी और उसके बाद सूत से वस्त्र बुने जाते थे। तो पहली बात तो ये थी कि कई कताई करने वाले लोग जो है, कताई करने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी, तब बुनाई करने वाले लोग जो थे बुनकर, एक बुनकर के लिए 10 से अधिक सूत काटने वाले हों तब जाकर के बुनकर कपड़ा बुन पाता था। अदरवाइज बुनकर को बैठना पड़ता था क्योंकि सूत इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होते थे और एक आदमी एक सूत काट पाता था। कोई इस प्रकार की मशीन ना तो सूत काटने की थी न बुनने की थी। इसीलिए कपड़े का उत्पादन बहुत समय लेता था और उसकी कास्ट, जो प्रोडक्शन कास्ट थी, वो महंगी हो जाती थी। लोगों ने देखा कि अगर सूती वस्त्र के क्षेत्र में कैसे क्या विकास किया जाए जिससे कि उत्पादन जल्दी हो सके। भारत में भी जो सूती वस्त्र उद्योग था वो भी इसी तरह से चलता था। प्रायः बुनकर परिवार की जो महिलाएं थी, जो बच्चे होते थे, वो सूत काटने का काम करते थे और इसीलिए जो घरों में महिलाएं सूत काटती थी उनको स्पिंटर्स कहा जाता था। वन हु स्पिन, जो स्पिन करें, सूत काटें। तो इस तरह से घर में हस्तशिल्पी ये सारा काम कर रहे थे। धीरे धीरे जब औद्योगिक क्रांति हुई तो घरों से ये उत्पादन कारखानों की तरफ शिफ्ट हुआ और वहाँ भी मैनुअली हाथ से ही काटा जाता था। सबसे पहले जो बुनकर होते थे, बुनकरों के द्वारा करघे पर कपड़ा बुना जाता था। करघा एक लकड़ी का चौखटा आकार होता था जिसमें सूत ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से चलते थे और उसमें बुनकर बैठ करके या खड़ा होकर के कपड़े को बुनता था। दिक्कतें आती थी कि बुनकर बहुत चौड़ा कपड़ा नहीं बुन पाता था क्योंकि सूत को एक दूसरे के साथ पिरोना पड़ता था। तो पहला आविष्कार हुआ उड़न तुरी का।
1733 ईस्वी में जॉन के स्कॉटलैंड का था। इस व्यक्ति ने उड़नतुरी या फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। इसके द्वारा कपड़े को चौड़ा बुनना संभव हुआ। कपड़े की जो चौड़ाई है वो बढ़ गई, अन्यथा कपड़ा 2 फीट के आसपास चौड़ा बुन पाता था। अगर चौड़ा कपड़ा करना हो तो कपड़े में जोड़ लगाना पड़ता था। तो जॉन के इस फ्लाइंग शटल की वजह से उड़नतुरी के आविष्कार से कपड़े को चौड़ा बुनना संभव हो गया। तो सबसे पहला प्रयोग जॉन के ने किया। उसके बाद 1764-65 जेम्स हरग्रीव्ज ने एक आविष्कार किया, उसे कहते हैं स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी एक लकड़ी की मशीन थी और इस मशीन के द्वारा एक बड़ा उसमें पहिया लगा होता था, उसमें हैंडल लगी होती थी। उस हैंडल को एक व्यक्ति चला करके एक साथ कई सूत काट सकता था। तो ये बेसिकली सूत काटने वाली मशीन थी, सूत की कताई मशीन। कई बुक्स में 1764 या 65 इसमें वर्ष मिलता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। 1764 में इसका प्रयोग चालू हुआ था और जेम्स हरग्रीव्ज की जो मशीन है 1767 में जाकर के वो कंप्लीट हुई। तो 1764-65 कहीं भी कुछ किताब में लिखा हो तो उसमें भ्रम मत रहना। तो स्पिनिंग जेनी सूत काटने की मशीन थी जिसमें एक व्यक्ति उस मशीन को चला करके हाथ से चलाई जाती थी। एक व्यक्ति हाथ से मशीन चला करके कई सूत एक साथ काट सकता था। तो कई लोगों का काम एक आदमी करने लगा, इससे सूत की उपलब्धता बढ़ गई, सूत उपलब्ध हो गया। पहले जो बुनकर को बैठना पड़ता था, कई लोग एक बुनकर के लिए सूत काटते थे, अब वो चीज खत्म हो गई, आसान हो गया, सूत की उपलब्धता आसान हो गई और कपड़े की बुनाई तेज हो गई। नेक्स्ट 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने एक आविष्कार किया। उसने वाटर फ्रेम नाम की एक मशीन बना दी जो घोड़े से, जानवरों से और वाष्प से चलती थी। इसको ध्यान रखना, घोड़े से, जानवरों की शक्ति से और वाष्प, जल शक्ति। ओके, जल शक्ति से संचालित की जाने लगी। शुरू में जब वाष्प शक्ति नहीं थी तो पानी को ऊंचाई से गिराया जाता था और उससे जो पंचक्की जैसे होती है ना, उससे इसको चलाया जाता था। रिचर्ड आर्कराइट का जो ये प्रयोग था, पहले होता था कि सूती धागे को मजबूत करने के लिए उसमें लिनेन, सन के सूत भी मिलाए जाते थे और इस तरह से कपड़ा मजबूत होता था। धागा मजबूत हो जाए, धागे को मजबूत करने के ऐसा प्रयोग करते थे। तो रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम बना दिया और वाटर फ्रेम के द्वारा धागे को, सूत के धागे को ही मजबूत बनाना संभव हो गया। सूत के धागे को मजबूत कर दिया गया। अब जो सूत टूटने वाली समस्या थी, उस समस्या से मुक्ति मिल गई वाटर फ्रेम के आविष्कार की वजह से। नेक्स्ट 1779
सैमुअल क्रॉम्पटन। सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल इसका आविष्कार कर दिया। इसके द्वारा धागे को और बढ़िया, जो धागा होता था सूत का, उसको और फाइन क्वालिटी का जो स्पिन था वो तैयार किया जाने लगा और बढ़िया सूती वस्त्र बुनना संभव हो गया। तो सैमुअल क्रॉम्पटन का जो म्यूल था, इसने धागे की क्वालिटी को बढ़ा दी और परिणाम ये हुआ कि अच्छे किस्म के कपड़े अब बुने जा सकते थे। 1787 में एडमंड कार्टराइट हुए। इन्होंने पावर लूम का आविष्कार कर दिया। ऐसे करघे जो शक्ति के द्वारा संचालित हो सकते थे। जो काम अभी तक बुनकर करते थे, जुलाहे करते थे कपड़े बुनने का, वो काम मशीनों की शक्ति से होने लगा। मशीनों के द्वारा कपड़े की बुनाई पावर लूम के द्वारा संभव हो गई। अब मशीन के द्वारा मशीनों से कपड़ा बुना जाने लगा। कपड़े के क्षेत्र में तेजी आ गई, ज़्यादा मात्रा में कपड़े उपलब्ध हो गए, आसानी से कपड़ा बुना जाने लगा, कपड़े की लागत कम आ गई। तो पावर लूम एक बड़ा प्रयोग था, मशीनीकरण हो गया वस्त्र उद्योग का और वस्त्र उत्पादन तेजी से बढ़ा। आगे चल करके एक और प्रयोग हुआ 1796 में एली व्हिटनी ने एक मशीन बनाई जिससे कि कपास के जो बीज थे उनको निकाला जा सके। कपास के बीज निकालने की मशीन 1796। समस्या थी कि जो कपास खेतों में पैदा होती थी उसमें बीज रहते थे, तो उन बीजों को पहले हाथ से निकालना पड़ता था। तो कपास के बीज जो बिनोले होते हैं उसको निकालने का काम इस मशीन के द्वारा अब किया जाने लगा। तो 1796 में जो कपास को साफ करने वाली समस्या थी वो समस्या भी समाप्त हो गई। वस्त्र को उत्पादन हो गया। अब वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में कुछ चीज़ें और भी हुई जिसने कि वस्त्र उद्योग को नई ऊंचाइयां दे दी। जैसे कपड़े को बुनने की मशीन, बुनाई करने की मशीन। जो होजरी का क्षेत्र है कि कपड़े को, अभी तो केवल सूती बस तैयार हो रहा था, कपड़े को बुनने की मशीन 1808 में बॉबिन नेड मशीन, 1808 में बॉबिनेड मशीन बनाई और वो बनाने वाले थे जॉन हीथ कोट। जॉन हीथ कोट ने बॉबिनेड मशीन बनाई जिससे कि वस्त्र को बुना जा सके। इस मशीन में और थोड़ा परिवर्तन करने का काम 1814 में 1814 में विलियम मोरले ने इस मशीन में और थोड़ा सुधार कर दिया जिससे कि अच्छे वस्त्रों को बुना जा सके। नए प्रयोग और चलते रहे। 1844 चार्ल्स बार्नार्ड ने इस मशीन को और रिफाइन कर दिया, अच्छे किस्म के वस्त्रों को बुना जा सके। तो कपड़े बुनने का काम पावर लूम से एडमंड कार्टराइट ने कर दिया। कपड़े को बुनने का काम जो बॉबिनेड मशीन के द्वारा हुआ था 1844 तक चार्ल्स बर्नार्ड ने इसको और बेहतर कर दिया। अब कपड़े की सिलने की समस्या थी।
आजकल हम लोग सिले वस्त्र पहनते हैं, पहले जो कपड़े सिले जाते थे मैनुअली सिले जाते थे। ओके, तो अब कपड़े को कैसे सिला जाए, कैसे स्टिच किया जाए, जो सिलाई मशीन थी सिलाई मशीन का आविष्कार एलिनास होवे सिलाई मशीन का आविष्कार एलिनास होवे, ये अमेरिका के थे। इन्होंने कर दिया। तो एलिनास होवे के द्वारा सिलाई मशीन का आविष्कार हो गया। तो ये एक और द्रुतगामी काम था। अब कपड़े को बुनना, कपड़े को स्टिच करना, कपड़े को तैयार करना, यह वस्त्र उद्योग को एक नई ऊंचाइयों पर ले गया। ओके, तो ये थी यात्रा सूती वस्त्र के उद्योग के विकास की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ब्रिटेन में किस प्रकार नहरी यातायात, जल यातायात और वाष्प की शक्ति का प्रयोग रेलवे के विकास में हुआ। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे और चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक्स।